बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बेटा मैंने अभी तक आपको बताया एक समान त्वरित गति के समीकरण, जिसमें मैंने आपको तीन मेथड बताए थे। एक तो फर्स्ट वाला मेथड जो बताया था वो क्या बताया था कि ग्राफीय विधि द्वारा एक समान त्वरित गति के समीकरण। नंबर 2 पे मैंने बताया था आपको कि समाकलन के द्वारा अथवा कलन के द्वारा या कलन विधि के द्वारा गति के समीकरण ज्ञात करना। और नंबर 3 पर मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स मेथड यानी गणितीय विधि। क्लियर। आज उन्हीं पर जो भी एग्जाम्पल है वो करते हैं। बेटा एग्जाम्पल करने से क्या है, प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से उन्हें सॉल्व किया जाता है। क्लियर। तो गति के समीकरणों पर आधारित कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है कि एक कार विराम अवस्था से चलकर 12 सेकंड में, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आपको चलना है। तो अपन आंसर नंबर 1 करने जा रहे हैं। आंसर नंबर 1 तो क्या कह रहा है कि एक कार ब्राह्म अवस्था से चलकर, ब्राह्म अवस्था का मतलब क्या होगा बेटा, u इक्वल टू 0, यानी प्रारंभिक वेग क्या दिया आपको 0। तो एक कार ब्राह्म अवस्था से चलकर 12 सेकंड में, अब आपको दिया है t इक्वल टू 12 सेकंड, तो t का वैल्यू कितना दिया है 12 सेकंड। तो 12 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, यानी v इक्वल टू आपको दिया है 30 और मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। क्लियर है। तो क्या दिया आपको कि कार ब्राह्म अवस्था से चलकर यानी u इक्वल टू 0 12 सेकंड में, यानी t इक्वल टू 12 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, यानी अंतिम वेग क्या है 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। पहला क्वेश्चन नंबर ए, तो उस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कार का त्वरण, तो कार का त्वरण ज्ञात करना हमें, किसका, कार का त्वरण क्या होगा। तो बेटा कार का त्वरण ज्ञात करना है तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ये होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब कार का अंतिम वेग आपको क्या दिया है 30 मीटर पर सेकंड, तो v के स्थान पर 30 रख देंगे। प्रारंभिक वेग u आपको क्या दिया है 0, तो यहाँ पर 0 रख देंगे, फिर प्लस त्वरण आपको निकालना है, कार का त्वरण क्या होगा, और t का वैल्यू दिया आपको 12 सेकंड, तो इनटू में 12। कोई प्रॉब्लम। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा a इक्वल टू 30 अपॉन में 12। कोई प्रॉब्लम। 12 दूना 24 होते हैं, बचे कितने 6, और 12 पंजे 60 होते हैं ना बेटा। ठीक है। तो 2.5 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास त्वरण a इक्वल टू कितना आ गया 2.5 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ यस या नो, बताओ इस क्वेश्चन में बेटा कोई प्रॉब्लम। सिंपल क्वेश्चन है अभी तक। तो कार का त्वरण ज्ञात करने के लिए मैंने गति का प्रथम समीकरण लगाया। गति का प्रथम समीकरण आपके पास में क्या है v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो बेटा आपने सॉल्व किया तो गति का जो कार का त्वरण है वो a इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास में आ चुका है। क्लियर बेटा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नंबर बी पर आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर बी पर कि उस कार के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में ज्ञात करो। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी, जब भी बेटा दूरी की बात होती है तो गति के 3 समीकरण मैंने आपको बताए थे, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। यदि बेटा टाइम नहीं दिया है, यदि समय नहीं दिया है और आपसे दूरी पूछे तो गति का तृतीय समीकरण ही काम में लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देख रहे हो उस वाले समीकरण में t बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो यदि समय नहीं दे और आपको दूरी निकालनी हो तो गति का तृतीय समीकरण ही काम में लेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यदि समय दिया गया है, यदि समय दिया गया है तो गति का द्वितीय समीकरण s इक्वल टू क्या होता है यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही काम में लेंगे। क्लियर। यदि समय दिया गया है और आपसे दूरी पूछे तो गति का द्वितीय समीकरण s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही काम में लेंगे। तो बेटा आपसे दूरी पूछी है तो s इक्वल टू प्रारंभिक वेग क्या दिया है 0। क्लियर। प्रारंभिक वेग क्या दिया है 0, जबकि t इक्वल टू आपको दिया है 12 सेकेंड।
तो इनटू में 12 कर देंगे, फिर प्लस हाफ, ए का वैल्यू आप निकाल चुके हो, ए का वैल्यू 2.5 आया है आपके पास, इंटू 2.5 और इंटू टी स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर। बेटा 0 को 12 से गुना करेंगे तो 0 आ गया, फिर हाफ 2.5 12 का स्क्वायर करते तो 144 आपके पास में आता है। क्लियर, कोई दिक्कत? यदि मैं 2 से इसको काटूंगा तो बेटा 7 और ये 72 बार, 72 को मैं 2.5 से गुना करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 180 और क्या आ जाएगा मीटर। तो आपके क्वेश्चन में कार के द्वारा तय की गई दूरी 12 सेकंड में कितनी होगी? 180 मीटर। तो कार के द्वारा 12 सेकंड में तय की गई दूरी बेटा कितनी होगी? 180 मीटर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा क्वेश्चन नंबर सी। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात कीजिए। अब 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात करना है तो वेग के दो फॉर्मूले आपके माइंड में आते हैं। एक तो प्रथम समीकरण b इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरा आता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन तीसरे समीकरण में बेटा टाइम नहीं दिया है, जबकि आपसे क्या पूछ रहा है कि 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात कीजिए। तो 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात करने के लिए आपके पास सिर्फ एक समीकरण रह गया, और वो कौन सा समीकरण रह गया? b इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर बेटा? तो 7 सेकंड के पश्चात कार का वेग, 7 सेकंड के पश्चात कार का वेग, तो 7 सेकंड के पश्चात कार का वेग b इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है बेटा। तो b निकालना है आपको, u प्रारंभिक वेग 0 दे रखा है, त्वरण कितना दे रखा है? 2.5, और जबकि 7 सेकंड के पश्चात, तो 7 पंजे 35 की 5 कितनी लगी? 3, 7 दूनी 14 और 3 17, तो 17.5 और ये मीटर पर सेकंड भी जो कि वेग का मात्रक होता है। तो 7 सेकंड के पश्चात कार का वेग 17.5 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत? क्लियर? तो 7 सेकंड के पश्चात जो कार का वेग होगा वो 17.5 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस प्रकार से मैंने इसके तीनों क्वेश्चन कर दिए। कोई दिक्कत हो बेटा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं बेटा। तो आंसर नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन कि यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग u है, कण का प्रारंभिक वेग आपको u दिया है तथा इसी दिशा में त्वरण समय के साथ bt के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी त्वरण आपको दिया है a इक्वल टू और bt के अनुसार परिवर्तित होता है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो कण का त्वरण है वो bt के अनुसार परिवर्तित होता है, तो कण का किसी क्षण t पर वेग क्या होगा? तो कण का किसी क्षण t पर उसका वेग क्या होगा? तो कण का वेग आपको ज्ञात करना है, जबकि त्वरण दिया गया है। क्लियर? तो आपको वेग ज्ञात करना है, त्वरण दिया है। तो बेटा देखो, सबसे पहले चूंकि सबसे पहले आपको दिया क्या है? a इक्वल टू बी टी। क्लियर? ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि त्वरण समय के साथ परिवर्तित है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है बेटा? त्वरण। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी वी बाई डी टी से। कोई प्रॉब्लम? या फिर मुझे वेग ज्ञात करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ समीकरण को डी बी इक्वल टू बी टी और इनटू में क्या आएगा बेटा? डी टी। कोई दिक्कत? अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए? कण का वेग चाहिए। तो वेग ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? समाकलन। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन कर दें तो इधर देखो समाकलन किया db का, इधर समाकलन किसका करेंगे? bt इंटू डी टी का। लिमिट कोई नहीं दी गई है। db का समाकलन क्या होता है बेटा? b। अब b तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो b तो बाहर आ गया। t का t के सापेक्ष, तो t का t के सापेक्ष समाकलन किस प्रकार से करते हैं कि पावर में एक जोड़ो और वही पावर खा जाती है नीचे। तो अभी t की पावर आपको कितनी दी है? 1, तो एक और जोड़ेंगे तो t की पावर 2 होगी, तो t स्क्वायर अपॉन में 2। अब चूंकि ये अनिश्चित समाकलन है इसलिए प्लस का क्या जाएगा? c। तो जहां c क्या है? समाकलन नियतांक। जहां c एक
समाकलन नियतांक है। तो बेटा सी क्या है आपका समाकलन नियतांक है। क्लियर। तो आपके पास इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। तो आपके पास समीकरण b इक्वल टू BT² प्लस सी। अब सी का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि सी क्या है एक समाकलन नियतांक है। अब सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि चूंकि बेटा अपन जानते हैं कि t इक्वल टू 0 समय पर, t इक्वल टू 0 पर कण का वेग क्या होता है, b इक्वल टू u होता है। ये आप जानते हो अच्छी तरह से। ठीक, t इक्वल टू 0 समय पर कण का वेग b इक्वल टू u होता है। तो समीकरण 1 में देखो b के स्थान पर तो u रखेंगे, तो समीकरण 1 में b के स्थान पर मैंने u रख दिया। इधर देखिए नहीं दिख रहा हो तो b के स्थान पर मैंने u रख दिया। अब t के स्थान पर क्या रखेंगे 0, तो t के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो क्या आएगा 0, और 0/2 आ गया आपके पास में इधर, और प्लस में क्या आ गया आपके पास में c। तो u इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया c, यानी c का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया बेटा u। तो पुनः समीकरण 1 से, तो पुनः किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, क्योंकि b का मान ज्ञात करना है तो b इक्वल टू c के स्थान पर क्या रहेंगे u। तो आपके मैंने c के स्थान पर u रख दिया, क्योंकि c इक्वल टू u आ गया आपके पास में, तो c के स्थान पर u रख दिया, तो u प्लस हाफ, और ये BT² आ गया, तो u प्लस हाफ BT², और ये क्या आ गया कण का वेग। तो कण का वेग b इक्वल टू u प्लस हाफ BT² आपके पास में आ चुका है। कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लीजिए। आपको क्या दिया है कि त्वरण दिया है BT। क्लियर। और आपसे पूछा है अंतिम वेग b। तो बेटा आप जानते हो त्वरण a इक्वल टू BT दे रखा है, तो त्वरण को मैं इस प्रकार से ले सकता हूँ dB/dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। तो dB/dt लिख दिया मैंने, dB इक्वल टू BT इंटू dt, दोनों तरफ समाकलन किया तो b का समीकरण आ गया। अब लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हुई, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन था, इसलिए समाकलन नियतांक आ गया c। अब c का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं कह रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 समय पर कण का अंतिम वेग, सॉरी कण का प्रारंभिक वेग b इक्वल टू क्या होता है u होता है। तो मैंने b के स्थान पर तो u रख दिया, t के स्थान पर 0 रख दिया, तो c का वैल्यू आ गया u। तो c का जो वैल्यू आया u, उसको समीकरण 1 में पुनः रख देंगे, और आपके पास कण का अंतिम वेग b इक्वल टू u प्लस हाफ BT² आपके पास में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्लियर, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है कि एक पिंड एक सीधे पथ पर, एक पिंड एक सीधे पथ पर, क्वेश्चन नंबर 3 यानी आंसर नंबर 3। तो एक पिंड एक सीधे पथ पर 5 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण आपको दे रखा है a इक्वल टू, और क्या दिया है आपको त्वरण 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो एक पिंड एक सीधे पथ पर 5 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन के अनुसार चलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक पिंड एक सीधे पथ पर 5 मीटर पर सेकंड, ये बेटा सेकंड स्क्वायर होगा। क्लियर, ये क्या है सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है सेकंड स्क्वायर। तो एक पिंड एक सीधे पथ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से गतिशील है। यदि t इक्वल टू 0 समय पर, t इक्वल टू 0 पर क्या दिया आपको, t इक्वल टू 0 पर कण का जो विस्थापन है x इक्वल टू -5, और क्या दिया है मीटर, ये दे रखा है बेटा, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो ना, कि जो कण है वो -5 मीटर दूरी से चलना आरंभ करता है, यानी शुरुआत उसकी किससे होती है, -5 मीटर से। क्लियर, उसकी ये क्या होती है, शुरुआत होती है। फिर आगे वो क्या कह रहा है, तथा वेग b इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो तो, वेग b इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो तो, क्लियर, वेग b इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर पिंड की स्थिति एवं वेग, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण की स्थिति यानी x और उसका वेग, ये दोनों आपको ज्ञात करनी। तो मैंने क्वेश्चन के अनुसार सारा मैटेरियल लिख लिया।
क्या कह रहा है, एक बार पुनः देख लीजिए। एक पिंड एक सीधे पथ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण यानी ए इक्वल टू आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक, ठीक है। फिर आगे वो क्या कह रहा है, यदि t इक्वल टू 0 पर उसका जो प्रारंभिक स्थिति वो -5 मीटर है, वेग कितना है, b इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर पिंड की स्थिति एवं वेग ज्ञात कीजिए। अब बेटा t इक्वल टू 4 सेकेंड पर, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूँ x और ये ब्रैकेट में मैं लिख दिया 4, या पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो इसको मैं इस फॉर्मूले को इस प्रकार से बना लेता हूँ। देखो t इक्वल टू x, यानी t पर आपको t इक्वल टू 4 सेकेंड पर आपको क्या करना है, विस्थापन ज्ञात करना है, स्थिति ज्ञात करनी है, तो इसको मिल गया xt, उसको लिख सकता हूँ मैं x0, यानी t इक्वल टू 0 समय पर उसकी स्थिति क्या थी, और प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा ये प्रारंभिक वेग दे रखा है u और अंतिम वेग आपसे पूछ ही रहा है। देखो वैसे फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन उसकी प्रारंभिक स्थिति और दे रखी है। और जब भी आपको इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना, जब भी आपको प्रारंभिक स्थिति दे तो उसको पहले ऐसे इस फॉर्मूले यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर से पहले आपको ऐसे लिखना होगा कि t इक्वल टू 0 समय पर उसकी स्थिति क्या है कण की, ये आपको लिखना कंपलसरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो बेटा इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है कि नहीं, t इक्वल टू 0 समय पर स्थिति प्लस t इक्वल टू t समय पर उसका विस्थापन, यानी ut प्लस हाफ at स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पर स्थिति पूछ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं t और ब्रैकेट में लिख दिया 4। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए कि t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण की स्थिति, यदि ब्रैकेट में ऐसे कुछ मिल जाता है यहाँ पर तो मतलब है ये 0 का मतलब t इक्वल टू 0 समय पर कण की स्थिति, और यहाँ पे t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण की स्थिति। अब देखो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण की स्थिति ज्ञात करनी है, तो t इक्वल टू 0 समय पर कण की स्थिति आपको कितनी दिया, -5 मीटर, तो -5 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस u का वैल्यू आपको दिया है 2, कितना दिया है 2, और t का वैल्यू आपको क्या दिया है 4 सेकेंड पर, तो 2 इंटू 4, फिर प्लस हाफ, a का वैल्यू दिया आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। फॉर्मूले के अनुसार मैंने सारी वैल्यू को जमा दिया, एक बार देख लीजिए। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण की स्थिति ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 समय पर कण की स्थिति कितनी दे रखी है, -5, u का मान कितना दिया है 2, t का मान कितना दिया है 4, क्लियर, प्लस हाफ, a का मान कितना दिया है 5, और टी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, तो -5 तो एज इट इज आ गया, फिर प्लस 4 दूनी कितने होते हैं 8, फिर प्लस हाफ इंटू 5 और 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2 से कट गया कितनी बार 8 बार। चलो ठीक है, 8 और -5 कितने बचे आपके पास, प्लस के 3, फिर प्लस 8 पंजे 40, टोटल कितना आ गया 43, और कितना आ गया मीटर मात्रक। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण की स्थिति कितनी होगी 43 मीटर, यानी 43 मीटर की दूरी पर होगा कण t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। तो पहला क्वेश्चन तो कर दिया कि इसकी स्थिति ज्ञात करनी है, दूसरा वेग। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण का वेग ज्ञात करना है, तो v और ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 4, यानी t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण का वेग, इसका मतलब ये हुआ। फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सॉरी u प्लस at, ये होता है फॉर्मूला। तो 4 सेकेंड पर कण का वेग ज्ञात करना, सूत्र क्या होता है u प्लस at। तो u का वैल्यू कितना दिया आपको 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड, a का वैल्यू आपको कितना दिया बेटा 5, और t इक्वल टू कितना दिया 4, तो 2 प्लस 5 का 20, कितना हो गया आपके पास में 22, और वेग का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण का वेग कितना होगा बेटा 22 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा बेटा 22 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पर कण का वेग कितना होगा 22 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बात करते हैं। क्या देगा बेटा, एक रेलगाड़ी, ठीक है, तो एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से 25, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4,
अब क्वेश्चन के अनुसार चलिए कि एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से 25 सेकंड में t इक्वल टू आपको दिया है 25 सेकंड। सबसे पहले t इक्वल टू आपको दिया है 25 और सेकंड। क्लियर? तो एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से यानी u इक्वल टू प्रारंभिक वेग u इक्वल टू कर दिया आपको 0 और मीटर पर सेकंड। स्थिर अवस्था कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी ऐसी आ जाए स्थिर अवस्था, इसका मतलब u इक्वल टू 0 प्रारंभिक वेग क्या का 0 है। तो एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से 25 सेकंड यानी t इक्वल टू 25 सेकंड में 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल, यानी अंतिम वेग आपको क्या दे रखा है v इक्वल टू 90 किलोमीटर पर घंटे। क्लियर? अब देखो समस्या क्या है यहाँ पर कि अंतिम वेग आपको दिया है रेलगाड़ी का 90 किलोमीटर पर घंटे। अब समय आपको दिया शुरू में 25 सेकंड, तो इसको भी बेटा सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यदि इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँगा बेटा, तो कैसे करेंगे कि b इक्वल टू 90 तो एज इट इज। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो 1000 से तो गुना कर दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है बेटा? 3600। और यहाँ पे क्या जाएगा? मीटर पर सेकंड। सबसे आसान तरीका है, भूल जाओ तो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया। एक दूसरा तरीका हो रहा है कि आप डायरेक्टली यदि आपको किलोमीटर पर घंटे में यदि कोई भी वेग दिया है तो उसे आप डायरेक्टली 5/18 वही आएगा। 5/18 इसको काट पीट करके नहीं, तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर सकते हो। क्लियर? आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 9 चौक कितने होते हैं? 36, यानी 4 बार। तो 10 तो एरिया, 1 जीरो एरिया 10 एरिया कितने हो गए? 100। और अपॉन में नीचे कितना हो जाए? 4, यानी आपके पास कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास वेग कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहा है कि एक समान त्वरण से त्वरित होती है इतने समय में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी, यानी 25 सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो 25 सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी यानी विस्थापन आपंक को ज्ञात करना है। क्लियर? तो 25 सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ये बात देख लीजिए पुनः, एक रेलगाड़ी जो कि स्थिर अवस्था से चलती है यानी u इक्वल टू 0 और 25 सेकंड में वो 90 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 25 मीटर पर सेकंड आया। वो आपसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 25 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर लेगी। अब दूरी तय कर लेगी तो दूरी का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बात आ रही है कि इसमें a और आ रहा है त्वरण, तो त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो त्वरण का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? गति के प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण से u का मान त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए गति का प्रथम समीकरण काम में लूंगा। b इक्वल टू होता है u प्लस AT। b का मान दिया आपको 25 मीटर पर सेकंड, तो ये 25 आ गया। प्रारंभिक वेग आपको क्या दिया है? 0। क्वेश्चन में दे रखा है प्रारंभिक वेग 0 प्लस a का मान तो हमें ज्ञात करना है, और t का मान कितना दिया? 25 सेकंड। क्लियर? a इक्वल टू आपके पास में आ गया 25/25, यानी आपके पास में आ गया 1। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का क्या होता है? मात्रक। तो आपके पास में त्वरण का मान आ गया 1। कितना गया? 1। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक होता है। तो त्वरण तो हमने निकाल लिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 25 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 25 सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय दूरी, तो s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो s इक्वल टू प्रारंभिक वेग आपको क्या दे रखा है? 0, तो 0 और इंटू 25 सेकेंड, फिर प्लस हाफ त्वरण का मान कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर t का मान दे रखा है इंटू 25 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये तो 0 हो गया। हाफ इंटू 625, 25 का स्क्वायर 625, तो 625/2 यानी 3, 1, 2
5 यानी 312.5 मीटर। तो 25 सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 312.5 मीटर। कितना है बेटा? 312.5। तो 25 सेकंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी S इक्वल टू 312.5 मीटर आई। क्लियर बेटा? इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको? तो देखो आंसर नंबर 5 में क्या करेंगे अपन। आंसर नंबर 5 क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो विराम अवस्था से इसका मतलब प्रारंभिक वेग उसका क्या दे रखा है? 0। तो u इक्वल टू 0 दे रखा है रेलगाड़ी का। क्लियर? तो प्रारंभिक वेग क्या है उसका? 0 है। ठीक है। और 10 सेकंड तक इसकी चाल समान त्वरण से बढ़ती है। t इक्वल टू 10 सेकंड तक इसकी चाल है वो समान त्वरण से बढ़ती है। 5 सेकंड के अंत में इसकी चाल कितनी हो जाती है? अंतिम वेग यानी 42 किलोमीटर पर घंटे। तो अंतिम वेग 42 किलोमीटर पर घंटे यानी b इक्वल टू आपको दिया है 42 किलोमीटर पर घंटे। तो 42 किलोमीटर पर घंटे चेंज करेंगे दोबारा से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। क्लियर? तो इसको क्या ले सकता हूं मैं? 42 इंटू, मैंने बोला डायरेक्टली आप 5/18 से गुना कर सकते हो, तो मैंने इसके 5/18 से मैंने गुना कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। क्लियर? किसमें हो गई? मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 5 दूनी 10 की 0 वहां से लगी, 1 5 चौका 20 और 1 21 यानी 210/18। और आपके पास में कितना आ गया? मीटर पर सेकंड। यानी b इक्वल टू आपके पास में आ गया 210/18 मीटर पर सेकंड। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी का त्वरण क्या होगा? तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेलगाड़ी का त्वरण क्या होगा। और जबकि बेटा t इक्वल टू 5 सेकंड के अंत में, यानी t इक्वल टू आप क्या लेके चलोगे? 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में अंत में इसका त्वरण क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, त्वरण ज्ञात करना है। तो बेटा त्वरण का मैंने फॉर्मूला बताया कि b इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब से आपसे टाइम दे रखा हो और आपसे त्वरण पूछे, यदि समय दे रखा हो और आपसे त्वरण पूछे, तो गति का प्रथम समीकरण लगाओगे b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो गति के प्रथम समीकरण से, तो गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा? गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है बेटा? b इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर? तो आपको क्या करना है? देखो अंतिम वेग आपको दे रखा है 210/18 लिख दिया, इक्वल टू में प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है? 0 प्लस त्वरण तो आपको ज्ञात करना है कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। क्लियर? तो एक इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा बेटा 210/18 और ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे। क्लियर? सॉल्व करेंगे से तो देखो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 बचे 1 10 5 दूनी 10 यानी 42/18। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 42/18 और हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास में त्वरण आ गया रेलगाड़ी का, कितना गया? 42/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास में? रेलगाड़ी का त्वरण। क्लियर बेटा? नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या दे रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए बात करके 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा। क्लियर? 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा, क्योंकि तो 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा यानी चाल क्या होगी। दूसरे क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। तो 10 सेकंड के पश्चात यानी t इक्वल टू आपको दे रखा है अब 10 सेकंड। तो अच्छा 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग, तो बेटा b इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। ये होता है फॉर्मूला। b इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। तो b निकालना 10 सेकंड के पश्चात वेग, प्रारंभ वेग क्या देखा है? 0 प्लस a का मान क्या है आपके पास में? 42/18। a का मान कितना है? 42/18 और t का मान 10। तो आपके पास में जाएगा 420/18। तो 420/18 यदि इसको सॉल्व करना चाहो तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 210/9। क्लियर? और ये क्या जाएगा? मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो b इक्वल टू 210/9 मीटर पर सेकंड। नंबर सी पर बात करते हैं। नंबर सी पर आपसे क्या पूछा है कि 10 सेकंड में रेलगाड़ी की कितनी दूरी तय करेगी। तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी 10 सेकंड यानी t इक्वल टू
10 सेकेंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी के लिए क्या है s, और s इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है बेटा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब 10 सेकेंड में रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है s इक्वल टू प्रारंभिक वेग आपको 0 दे रखा है, t इक्वल टू 10 सेकेंड प्लस हाफ, त्वरण का मान आपको क्या दिया है, त्वरण का मान आपके पास में आया 42/18, तो 42/18 इंटू 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो आपके पास में ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू 42/18 इंटू 100, 10 का स्क्वायर कितना होता बेटा 100, 2 से ये कट गया कितनी बार 21 बार, क्लियर। तो ये आ गया आपके पास में 2100/18, ठीक है। या फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 यानी 700, ठीक है, और बटे 6, और ये क्या जाएगा आपके पास में मीटर। तो आपके रेलगाड़ी के द्वारा 10 सेकेंड में तय की गई दूरी कितने त्वरण से 42/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से तय की गई दूरी 700/6 कितनी जाएगी मीटर। तो इस प्रकार से बेटा मैंने आपको गति पर आधारित आपको जो भी थे क्वेश्चंस b इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s पर मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन कराए, क्लियर बेटा। नेक्स्ट कल नए टॉपिक के साथ में कल मिलते हैं, धन्यवाद।